नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिस्ट्री विद विवेक में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम UGC नेट इतिहास विषय में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के व्याख्या सहित उत्तरों की सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम जनवरी 2017 के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जो कि इस वीडियो का पार्ट 1 होगा। यानी कि आज हम प्राचीन व मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बेहतरीन 25 प्रश्नों का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, लाल बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब करें। साथ ही UGC नेट पेपर 1 तथा पेपर 2 इतिहास के वीडियो एकदम आसान से आसान भाषा में पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। तो चलिए हम आज का वीडियो आरंभ करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि मध्य पाषाण युग के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है। ये सामान्यतः लघु पाषाणिक औजार पाए गए हैं, या बागौर लंघनाज या भीमबेटका कुछ महत्वपूर्ण स्थल है, जंगली तथा पालतू पशुओं की हड्डियाँ पाई गई है, या इस काल के शैलचित्र उपलब्ध है। तो आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊं कि RS शर्मा लिखते हैं कि प्रस्तर युगीन संस्कृति में 9000 ईस्वी पूर्व से एक मध्यवर्ती अवस्था आई। यानी कि प्रस्तर युगीन संस्कृति में 9000 BC में एक मध्यवर्ती अवस्था आई, जो मध्य पाषाण युग कहलाती है। यह पूरा पाषाण युग और नव पाषाण के युग के बीच का संक्रमण का काल है। मध्य पाषाण युग के लोग शिकार करके, मछली पकड़कर और खाद्य वस्तुएं बटोर कर पेट भरते थे। आगे चलकर वे पशुपालन भी करने लगे। इनमें से शुरू के 3 पेशे यानी कि शिकार करना, मछली पकड़ना या खाद्य वस्तुएं बटोरना, ये पूरा पाषाण काल से ही चलते आ रहे थे। पर अंतिम पेशा यानी कि जो पशुपालन है वो नव पाषाण युग से जुड़ा है। मध्य पाषाण युग के विशिष्ट औजार है सूक्ष्म पाषाण या पत्थर के बहुत छोटे औजार यानी माइक्रोलिथ। राजस्थान के बौगौर स्थल का उत्खनन बलिभाती हुआ है। यह सुस्पष्ट सूक्ष्म पाषाण फलकों का उद्योग था और यहाँ के निवासियों की जीविका थी शिकार व पशुपालन। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ व राजस्थान में बागौर पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, जिनका साक्ष्य लगभग 5000 BC हो सकता है। तो इनमें से जो चारों के चारों विकल्प है 1, 2, 3, 4 ये सभी के सभी सही है। तो हमारा विकल्प ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण कालीन पुरातात्विक स्थल राख के टीलों के लिए नहीं जाना जाता है। तो आपको बताओ कि भारत में कश्मीर में स्थित बुर्जहोम या गुफ कराल, साथ ही मेहरगढ़ यानी कि बलूचिस्तान पाकिस्तान, ये सब नवपाषाण कालीन स्थल है। कश्मीरी स्थल बुर्जहोम से गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं, जहाँ कब्र में पालतू कुत्ते भी मालिकों के साथ दफनाए जाते थे। वही प्रश्न में वर्णित है उतनूर, पालवाई या कुपगल, या साथ में मैं बताऊं कि पिक्कलीहल, यहाँ सबसे राख के टीले प्राप्त हुए थे। ये जो बुर्जहोम होगा ये सही जवाब हो जाएगा। यहाँ से क्या मिला है, तो यहाँ से गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं, जहाँ कब्र में पालतू कुत्ते भी मालिक के साथ दफनाए जाते थे। फिर हम बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड़प्पा लिपि में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ एक लघु अभिलेख प्राप्त हुआ है। तो वो स्थल आपको बताओ कि धौलावीरा है। धौलावीरा में एक बड़ा उत्कीर्ण लेख, संभवतः गिरा हुआ साइन बोर्ड, मुख्य द्वार के पास मिला है, जो हड़प्पाई नगरों से प्राप्त अब तक के लिखावट के सबसे बड़े नमूने हैं। यह लिखावट एक काठ की तख्ती पर खुदाई करके उसमें सफ़ेद चुना यानी कि जिप्सम भरकर तैयार की गई है, जिसमें 10 संकेताक्षर हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा धौलावीरा 3 का। फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे पांचाल का दिया है राजधानी मथुरा, बिल्कुल गलत है। ये महाजनपद की राजधानी पांचाल जो था ये आधुनिक रुहेलखंड तथा गंगा यमुना दोआब में अवस्थित है। और इस राज्य की 2 शाखाएं, पहली उत्तरी पंचाल जिसकी राजधानी अहिछत्र थी, तथा दूसरी दक्षिणी पंचाल जिसकी राजधानी काम्पिल्य थी। तो ये जो विकल्प है ये गलत है, यह एक राजतंत्र था। बाकी मत्स्य का वैराट, कौशल का श्रावस्ती, मगध का गिरिब्रिज सारे सही है, खाली ये गलत है, यानी कि सुमेलित नहीं है। बढ़ते हैं 5वें नंबर प्रश्न की ओर। सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है और कूट के साथ साथ सही उत्तर चुनना है। तो योग दर्शन दिया और समर्थक दिया। तो आपको बताओ कि योग दर्शन जो था
योग दर्शन के समर्थक थे आपको पतंजलि साहब, तो ना बाबा रामदेव के जो सारे प्रोडक्ट है वो पतंजलि के होते हैं, इन्हीं का नाम यही से चुराया है। खैर, मीमांसा ये कुमारिल, मीमांसा जो है सो ये कुमारिल साहब का है, मीमांसा दर्शन कुमारिल साहब का दिमाग है। और वैशेषिक ये कनाद, और जो ये इससे पहले था सी सांख्य वो कपिल। तो इस हिसाब से हमारा विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा विभाग कंटक शोधन से संबंधित था? तो ये हमारा 6ठा नंबर प्रश्न है, कौन सा विभाग कंटक शोधन से संबंधित था? आपको बताओ कि मौर्यकालीन सम्राट जो होते थे वो न्यायालय के सर्वोच्च अधिकारी होते थे, और यहाँ 2 न्यायालय होते थे, धर्मस्थीय और कंटक शोधन। धर्मस्थीय मतलब दीवानी न्यायालय, इसमें राजस्व संबंधी मामले आते थे। वही कंटक शोधन जो होते थे इसमें मारपीट झगड़े व फौजदारी वाले मामले आते थे। तो ये 6ठा नंबर प्रश्न है, इसका विकल्प डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कर और उससे अभिप्राय है। विष्टि जो होता था वो बेगार होता था, इसमें भाग जो होता था वो भूमि कर होता था, या स्थानीय कर नहीं होता था, भूमि कर होता था, यही गलत है। और कर यानी महसूल और प्रणय जो होता था वो आपात कर होता था। तो ये सारे सही है, बस बी गलत है। 8वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध स्थापत्य कला का भाग नहीं है? तो आपको बताओ कि अंड है, ये मेधी है, ये छत्र है, ये सब तीनों के तीनों बौद्ध स्थापत्य कला के भाग है, बस ये अंतराल नहीं है। तो 1 2 3 ये बौद्ध स्थापत्य कला के भाग है। तो यहाँ पर चौथा पूछ रहा नहीं कौन सा है, तो यानी अंतराल नहीं है। कुषाण काल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपको बताओ, कुषाण काल में कला के क्षेत्र में 2 स्वतंत्र शैलियों गांधार कला या मथुरा कला का विकास हुआ। गांधार शैली को ग्रीक बौद्ध शैली भी कहा जाता है। गांधार शैली में बुद्ध की प्रतिमाएं यूनान व रोम की मिश्रित शैली से बनाई गई है। मथुरा शैली मूलतः देसी कला थी जिसमें बुद्ध की विलक्षण प्रतिमाएं बनी, परंतु इस जगह की ख्याति कनिष्क के सिरविहीन खड़ी मूर्ति को लेकर है। यहाँ महावीर को भी कई प्रस्तर मूर्तियाँ बनाई गई, मतलब महावीर की भी यहाँ पर कई सारी प्रस्तर की मूर्तियाँ, पत्थर की मूर्तियाँ बनाई गई है। तो ये जो 9वां नंबर प्रश्न है इसका विकल्प आपका ये जो है सो मतलब कि बी सही जवाब है, कि इसमें से गांधार कला का फलना फूलना ये कथन सही है। अब फिर बढ़ते हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो 10वां नंबर प्रश्न है ये यह कह रहा है कि खारवेल के हाथीगुम्फा अभिलेख से क्या पता चलता है, मतलब क्या क्या बातें पता चलती है? तो आपको बताओ कि कलिंग के चेदी वंश से संबंधित जानकारी का मुख्य स्रोत खारवेल का हाथीगुम्फा अभिलेख है। इस अभिलेख से पता चलता है कि इस वंश की स्थापना महामेघवाहन नामक व्यक्ति ने की थी। खारवेल इस वंश का महानतम शासक था। वह जैन तीर्थकर शीतलनाथ की मूर्ति मगध से लाने में सफल हुआ, यानी कि मतलब कि इसके बाद आपको बताऊं कि जिसको 3 शताब्दी पूर्व मगध के शासक महापद्म नंद द्वारा कलिंग से ले गया था। इस अभिलेख से यह भी पता चलता है कि उसने मूल रूप से एक नंद राजा द्वारा खुदवाई गई नहर को आगे तक बढ़ाया था। तो ये जो 10 नंबर प्रश्न है इसका विकल्प 4 सही जवाब है, यानी कि 1 2 और 4। वह कलिंग का शासक था, स्वयं को महामेघवाहन कहता था और उसने मूल रूप से नंद राजा द्वारा खुदवाई गई नहर को आगे तक बढ़ाया। ये तीनों कथन सही है। और जैन आचार्यों का सम्मेलन आयोजन किया, ये कथन गलत है। वह जैन धर्म का समर्थक था पर यह सम्मेलन आयोजन नहीं किया था। पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य दिया गया? आपको बताओ कि पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी ये 80 इसके जो लेखक है वो 80 ईस्वी के लगभग हिंद महासागर की यात्रा पर आए थे। उसने बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं का विवरण दिया है। इसमें वर्णित है कि ये जो पहला विकल्प है कि कोलची, कमर तथा पोदुक दक्षिण भारतीय के पत्तन थे। साथ ही हाथी दांत का उत्पादन दोसारने में किया जाता था और कुलंदिया नामक बड़े पोत गंगा तथा क्रेस की ओर रवाना होते थे।
ये सारे इसमें वर्णित है। मसलिया मुजरिस के दक्षिण में था, ये बस इसमें वर्णित नहीं है। तो आपको बताओ कि प्राचीन भारत के समुद्री व्यापार के ज्ञान के लिए ये जो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो 11 नंबर प्रश्न का हमारा विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। 1 2 3 विकल्प सही है, 4 गलत है। सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है, लेखक और पुस्तक का शीर्षक। तो दंडिन साहब जो थे, दंडिन, ये संस्कृत महाकाव्य रचना किए थे 10 कुमार चरित्र का, यानी कि 10 कुमारों के चरित्रों का वर्णन होने के कारण इसका नाम 10 कुमार चरित्र पड़ा। तो दंडिन का है, आपको बताओ, 10 कुमार चरित्र। फिर आगे है भास, इनकी रचना है प्रतिमा नाटक, स्वप्न वासव दत्ता या प्रतिमा नाटक, ये सब की रचना यही भास ने की थी। तो भास का हो जाएगा आपका प्रतिमा नाटक। फिर इसी तरह हेमाद्री, तो हेमाद्री की रचना है चतुर्वर्ग चिंतामणि। हेमाद्री की रचना है चतुर्वर्ग चिंतामणि। देवगिरी के यादव राजा महादेव एवं राजा रामचंद्र के ये थे प्रधानमंत्री। ये कुशल प्रशासक के साथ साथ कवि व अध्यात्मविद थे। और फिर है भवभूति, इनकी रचना है सबसे लास्ट वाला, भवभूति का उत्तर राम चरित। ये संस्कृत के महान कवि एवं सर्वश्रेष्ठ नाटककार थे। ये कालिदास के करीब समान थे। 3 नाटक इनके द्वारा रचित हुए थे, महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम और मालती माधव। तो ये जो हमारा प्रश्न था, इसका विकल्प 3 इस हिसाब से सही जवाब हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो आज का 13 नंबर प्रश्न है, कथन कारण वाला, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। बिल्कुल सही, उसने चंद्रगुप्त द्वितीय को अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से शासन करते हुए वर्णन किया। ये बिल्कुल गलत है। फाहियान के बारे में बताओ कि 399 से 414 ईस्वी उसका भ्रमण काल है। गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य 375 से 415 ईस्वी जिसका शासनकाल है के दरबार में आया था। उसने अपने विवरण में मध्य देश के समाज व संस्कृति का वर्णन किया है। वह मध्य देश की जनता को सुखी व समृद्ध बताता है। इसके बाद इस हिसाब से इसका ए सही है और आर गलत है। 3 नंबर विकल्प सही हो गया। निम्नलिखित खगोल विदों को सही कालानुक्रम में रखिए, मतलब काल में सजाइए, कौन सबसे पहले, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, यानी कि बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहला जो नाम आएगा, सबसे पहला नाम आएगा आपका लगध का। ये लगध मुनि का सबसे पहला नाम आएगा। ये वेदांग ज्योतिष एक प्राचीन ग्रंथ है, उनके रचनाकार है। इनका काल 1350 BC माना जाता है। इस ग्रंथ का उपयोग वैदिक ग्रंथों के अनुष्ठान इनका जो ग्रंथ है वेदांग ज्योतिष, इसका उपयोग वैदिक यज्ञों के अनुष्ठान का समय निश्चित करने में किया जाता था। इसके बाद आएंगे आपको आर्यभट्ट महोदय। 2 नंबर में आएंगे आर्यभट्ट महोदय। ये गुप्तकालीन गणितज्ञ थे। 476 से 550 इनका काल था। दशमलव पद्धति से परिचित थे। ये पटना वासी, बिहार की राजधानी जो पटना है उसके वासी थे। वैसे उस समय पटना का नाम कुसुमपुर था। बहुत सारे नाम पटना के रह चुके हैं, कुसुमपुर और पटना, पाटलिपुत्र, बहुत सारे नाम हैं। सर्वप्रथम पृथ्वी को इन्होंने गोल बताया था आर्यभट्ट साहब ने, इन्होंने, और पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, ये सारी बातें इन्होंने बताई थी। इसके बाद आएंगे आपको वराहमिहिर साहब। ये वराहमिहिर साहब आएंगे। वराहमिहिर साहब जो थे यह गुप्तकालीन महान खगोल शास्त्री थे। इन्होंने वृहत संहिता नामक ग्रंथ लिखा था। इन्होंने बताया कि चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है। वराहमिहिर मगध निवासी थे और बाद में ये उज्जैन आ गए। और सबसे अंत में आएंगे आपको ब्रह्मगुप्त महोदय। ब्रह्मगुप्त जो थे जन्म 598, मौत 668 ईस्वी में 2 विशेष ग्रंथ लिखे थे, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत और खंड खादक। तो इस हिसाब से 14 नंबर प्रश्न का विकल्प 3 सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हम अगले प्रश्न की ओर। सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। नरसिंह वर्मन प्रथम और उनका विरुद्ध बोल रहा है कि भाई राजा का नाम दिया है, इस विरुद्ध दिया है कि उनकी कौन सी उपाधि कौन से राजा ग्रहण किए। तो आप जानते हैं कि प्राचीन काल में राजा और मध्यकाल में, आधुनिक काल में हमेशा राजा जो होते हैं ना बड़ी उपाधि ग्रहण करने में पसंद करते हैं। तो नरसिंह वर्मन प्रथम जो थे इनकी उपाधि थी वातापी कोंड की। नरसिंह वर्मन प्रथम की उपाधि हो जाएगी वातापी कोंड। इनके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि इसने बादामी के चालुक्यों
पुलकेशिन द्वितीय पर अधिकार करने के बाद अपना विजय स्तंभ स्थापित किया था। इस विजय के बाद वातापी कोंड की उपाधि धारण की। उसके बाद है कुलोत्तुंग प्रथम, इनकी उपाधि थी सुंगमतविर्त। सुंगमतविर्त ये इनकी उपाधि थी। इन कुलोत्तुंग प्रथम साहब के बारे में बताऊँ, इनके समय में चोल चालुक्य वंश का शासन आरंभ होता है। उसने 1077 ईस्वी में 72 व्यापारियों का दूत मंडल चीन भेजा। वैष्णव संत रामानुज उसके समकालीन थे, जिनको ये कुलोत्तुंग प्रथम ने राज्य से निकाल दिया था। बहुत पूछता है प्रश्न, याद रखिएगा। करों को हटाने के कारण कुलोत्तुंग प्रथम को सुंगम तरवित कहा गया था, करों को हटाने के कारण। ठीक, अब है नंदीवर्मन तृतीय। इनकी जो उपाधि थी ये था तिल्लारेरिंद। तिलारेरिंद। तो तिलारेरिंद साहब के बारे में बताओ। नंदीवर्मन तृतीय के बारे में, यह शैव धर्म का अनुयायी था। उसकी राज्यसभा में तमिल भाषा का प्रसिद्ध कवि संत पेरुंद देवनार निवास करता था, जिसने भरतनेवा नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसने तिल्लारेरिंद की उपाधि ग्रहण की थी। अब अंतिम है पुलकेशिन द्वितीय साहब। इनकी उपाधि जो बच गया सत्ताश्रय, यही इनकी उपाधि है। यह चालुक्य वंश का महान शासक था, जिसने सत्ताश्रय श्री पृथ्वी वल्लभ जी महाराज तथा दक्षिणा पथेश्वर की उपाधि धारण की थी। इसने पश्चिमी गंग, कदम्ब एवं हर्षवर्धन को पराजित किया तथा परमेश्वर की उपाधि ली। इसकी जानकारी रवि कीर्ति लिखित ऐहोल अभिलेख में मिलती है। ठीक, तो इस हिसाब से हमारे 15 नंबर प्रश्न का विकल्प 20 सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन एक दक्षिण भारतीय वाणिज्य समुद्रीय संगठन नहीं था? तो आपको मैं बताऊं कि ये जो है अंजुवनम, मणिग्रामम, एन्नुरुवर, ये तीनों दक्षिण भारतीय वाणिज्य समुद्रीय संगठन थे। और महाजन क्या होते थे? वेकनोट या सूदखोर, जो प्राचीन काल से चलते आ रहे थे, सूद देने का काम करते थे, सूद पे पैसा लगाते थे। तो ये महाजन अलग हो गए। तो इस हिसाब से ये जो 4th नंबर विकल्प है यही डिफरेंट हो गया। अगले प्रश्न की ओर देखें तो श्री विजय राज्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये जो हमारा 17 नंबर प्रश्न है ये पूछ रहा है। तो आपको मैं बताऊं कि पाल वंश, विकल्प देखिए 1, पाल वंश के देवपाल ने बालपुत्र देव द्वारा निर्मित बौद्ध मठ के निर्वाह के लिए गांव दान में दिए, बिल्कुल सही कथन है। चोल वंश के राजराज प्रथम के श्री विजय राज्य के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध थे, बिल्कुल सही। श्री विजय के साथ राजेंद्र प्रथम के संबंध प्रारंभ में मित्रतापूर्ण थे, परंतु बाद में उनसे शत्रुता हो गई, ये भी सही है। और मर विजयो तुंगवर्मन ने नागपट्टिनम में एक बौद्ध मठ का निर्माण किया था। तो सारे के सारे विकल्प सही है। 18 नंबर प्रश्न है, ग्रंथ का नाम दिया और लेखक का नाम दिया है। तो आपको बताओ कि ताजुल मासिर ये हसन निजामी की रचना है। इस ग्रंथ की रचना निजामी द्वारा फारसी भाषा में की गई थी। दिल्ली सल्तनत का प्रारंभिक इतिहास यानी 1192 से 1229 ईस्वी तक का इसमें वर्णन है। तो ताजुल मासिर हो जाएंगे हसन निजामी साहब। फिर है तारीख़ मुबारक शाही, ये याहया बिन अहमद सरहिंदी की रचना है। ये दिल्ली के सैयद सुल्तानों के समकालीन थे। इन्होंने अपनी पुस्तक तारीख़ मुबारक शाही लिखने के लिए कई पुस्तकों को आधार बनाया। इस पुस्तक में इन्होंने मुख्यतः सुल्तान मुबारक शाह के शासनकाल के विषय में लिखा है। तो ये सरहिंदी साहब हो जाएंगे। फिर है मसालिक उल अबसार फी मुमालिक अल, फिर से पढ़ देते हैं हम इसको, मसालिक उल अबसार फी मुमालिक उल अमसार। तो ये जो सी नंबर विकल्प है इसके रचयिता है शिहाबुद्दीन अल उमरी। शिहाबुद्दीन अल उमरी इसके रचयिता है। ये दमिश्क से भारत यात्रा पर आए और इस अरब यात्री ने अपने ग्रंथ यही मसालिक उल अबसार फी मुमालिक उल अमसार में तत्कालीन हिंदू समाज की सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण वर्णन किया है। अब है अंतिम शुभ उल असा, इसके रचयिता जो है अल कस्कंदी, इसका विकल्प ए हो जाएगा अल कस्कंदी। ये मध्ययुगीन मिस्र के लेखक व गणितज्ञ थे। और शुभ
उल असा इनके द्वारा लिखित पुस्तक है। तो ये जो हमारा प्रश्न था 18, इसका विकल्प 3 सही जवाब हो जाएगा। फिर बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अपनी लगभग 40 वर्षों की खानी और बाद शाहियत के दौरान उसने कभी बाजार के लोगों, निम्न तबकों के लोगों और संगीतकारों और विदूषकों से बातचीत नहीं की थी। तो जियाउद्दीन बर्नी का यह कथन किसके बारे में? तो ये बलबन के बारे में। आपको बताओ कि बलबन ने जब वो शासक बना था तो वो मतलब कि अपने आप को उच्च वंश का साबित करने के लिए एक काल्पनिक आफरसियाब का वंशज बताया था, जो कि फिर दौसी के शाहनामा में वर्णित है। तो उसका अपने आप को बताया था। वो सोचता था कि राजत्व को आम लोगों के बीच नहीं लेके जा सकते हैं क्योंकि इसका गौरव घट जाएगा। इसलिए वो ये करता था कि कभी वह दरबार में एकदम सिजदा और पाबोस की प्रथा प्रारंभ किया था और दरबार में एकदम मुखकृति पर उसके एक मुस्कुराहट ने एकदम गंभीर मुद्रा रहती थी और वो अपना ड्रेस व्रेस सब के लिए एकदम अप टू डेट रहता था और अपने निजी सेवकों तक के सामने में भी वो अपनी भावनाएं जाहिर नहीं करता था। कोई मर गया, जी गया, बिल्कुल भी भावनाएं जाहिर नहीं करता, हमेशा गंभीर मुख मुद्रा अपनाए रहता था। तो गयासुद्दीन बलबन के बारे में वर्णन है किसका? जियाउद्दीन बर्नी साहब का। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, 20 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किस शहर का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बेटे खिज्र खान के नाम पर खिजराबाद रखा था? तो आपको बताओ कि 1303 ईस्वी में चित्तौड़ विजय अलाउद्दीन की एक नवीन विजय थी। इसके पूर्व किसी सुल्तान ने इसे नहीं जीता था। उसने चित्तौड़ का नाम अपने पुत्र के नाम पर, यानी खिज्र का पुत्र का नाम था, तो चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रख दिया। इस अभियान में अमीर खुसरो ने भी भाग लिया था। चित्तौड़ का राजा रतन सिंह था। गोरा एवं बादल की कहानी इसी अभियान से जुड़ी है। अब हमारा 21 नंबर प्रश्न है। 14वीं सदी के संत कवयित्री लल्ला डेड की रचनाओं को किस नाम से जानते हैं? तो ललेश्री या लल्ला डेड या लल दैद के नाम से जाने वाली 14वीं सदी की एक भक्त कवयित्री यह थी, जो कि कश्मीर की शैव परंपरा व कश्मीरी भाषा की एक अनमोल कड़ी थी। लल्ला का जन्म श्रीनगर से दक्षिण पूर्व में स्थित छोटे गांव में हुआ था। 1302 ईस्वी में जन्म और 1392 ईस्वी में मृत्यु हुई थी और इनकी रचनाओं को वाक नाम से जाना जाता है। जियाउद्दीन बर्नी उल्लेख करता है कि शराब पर प्रतिबंध के बावजूद नशेड़ी, व्यभिचारी और अय्यास लोग अपने घरों के भीतर भट्टियाँ बनाकर शराब तैयार करते थे, उसे पीते थे, गुप्त रूप से ऊंचे दामों पर बेचते थे। उपयुक्त कथन में जियाउद्दीन बर्नी ने निम्नलिखित में से किस सुल्तान का जिक्र किया है जिसने अपने राज्य में शराब पीने और बेचने पर पाबंदी लगाई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी साहब ने ये पाबंदी लगाई थी। वही अलाउद्दीन खिलजी साहब जिसने बाजार व्यवस्था लागू किया था, एक वह चीज़ का दाम नहीं बढ़ने दिया था। बहुत सारी बातें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। कश्मीर के निम्नलिखित चक शासकों को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। थोड़ा सा इसके बारे में आपको मैं डिटेल बताना ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि बहुत कम किताबों में ये वर्णित है। कश्मीर के हिंदू राजाओं में ललितादित्य 697-738 ईस्वी सबसे प्रसिद्ध राजा हुए, जिनका राज्य पूर्व में बंगाल तक, दक्षिण में कोंकण, उत्तर पश्चिम में तुर्किस्तान और उत्तर पूर्व में तिब्बत तक फैला था। ललितादित्य ने अनेक भव्य भवनों का निर्माण किया। कश्मीर में इस्लाम का आगमन 13वीं-14वीं शताब्दियों में हुआ। मुस्लिम शासकों में जैनुल आबदीन 1420 से 70 सबसे प्रसिद्ध शासक हुए, जो कश्मीर में उस समय सत्ता में आए जब तातरों के हमले के बाद हिंदू राजा सिंहदेव भाग गए। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बाद में चक शासकों ने जैनुल आबदीन के पुत्र हैदर शाह की सेना को खदेड़ दिया और 1586 ईस्वी तक कश्मीर में राज्य किया। तो यहाँ जो हमारा विकल्प 3 इसका सही जवाब होगा। तो इसका आपको बताओ कि इसमें सबसे पहले होंगे सुल्तान हैदर शाह, चौथा नंबर हैदर शाह का शासनकाल 1470 से 72, फिर सुल्तान हसन शाह 1472 से 84, सुल्तान मोहम्मद शाह 1484 से 86 और सुल्तान फतेह शाह 1486 से 93। अगला प्रश्न है, यह उनका रिवाज है कि जिस व्यक्ति को यह पान की थाली दी जाती थी वह अपने हाथ में थाली लेकर उसे अपने कंधे पर रखता था। इसके बाद
अपने दूसरे हाथ से धरती को छूकर अभिनंदन यानी कुर्निश करता था। सुल्तान मोहम्मद तुगलक द्वारा अमीरों तथा विदेशी मेहमानों के लिए दावतों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किसने यह विवरण लिखा था? यह विवरण इब्न बतूता ने लिखा था। इब्न बतूता साहब मोरक्को वासी थे। 1333 से 42 इनका यात्रा काल है भारत में आने का। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आए थे। ये एक यात्री थे। इससे संबंधित आपको कोई भी डिटेल चाहिए या और भी इतिहास या पेपर 1 से संबंधित PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पे सर्च करें कैपिटल लेटर में हिस्ट्री गैप विथ विवेक, यानी मेरे चैनल का नाम हिस्ट्री विथ विवेक, कैपिटल लेटर में सर्च करें। आप वहाँ पे चैनल ज्वाइन करें। वहाँ आपको UGC नेट इतिहास से संबंधित हिंदी में एकदम बहुत इम्पोर्टेंट PDF मिलेंगे और साथ ही साथ आपको पेपर 1 से संबंधित हिंदी माध्यम में आपको PDF मिल जाएंगे। और भी बहुत कुछ है वहाँ, तो वहाँ जाइए और ये सब इब्न बतूता पान के बारे में क्या वर्णन किया था और भी बहुत सारी बातें सब सारा वहाँ PDF में मौजूद है। चरखे का उल्लेख कब है मध्यकाल में, फिर और भी चीज़ तकनीकी का क्या ज्ञान हुआ, सारी चीज़ें वहाँ पर है। फिर हम अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसने अपनी रचना मदनूस सिफा ए सिकंदर शाही को समझने के लिए निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किया था? पहली बात तो यह कि यूनानी दवाएं भारत की जलवायु के अनुरूप नहीं थी। दूसरी बात यह कि उस प्रणाली में उल्लिखित औषधीय पौधों की भारत में पहचान करना अथवा उन्हें प्राप्त करना संभव नहीं था। तो ये जो मतलब तर्क प्रस्तुत किए हैं ये मियाँ भुआ ने तर्क प्रस्तुत किए हैं। तो इस तरह से आज हमने प्राचीन व मध्यकालीन भारत के शानदार 25 प्रश्नों का पोस्टमार्टम किया। और आप इसी तरह पिछले अन्य वर्षों के प्रश्न को डिटेल में देखना चाहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि एक वर्ष का जो प्रश्न होता है वह प्राचीन भारत के इतिहास से, मध्यकालीन भारत के इतिहास से, आधुनिक भारत के इतिहास से, विश्व इतिहास से, हिस्टोग्राफी से शानदार 50 प्रश्न रहते थे। बहुत ही हाई लेवल के प्रश्न रहते हैं पिछले वर्षों के प्रश्न में। तो अगर आप UGC नेट हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं, आप JRF के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। तो हमने पिछले करीब 10-12 वर्षों के प्रश्नों का एक प्लेलिस्ट बना के रखा अपने चैनल में। तो आप वहाँ पर जाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज करके, तो वहाँ पर आप जाइए और आप उसे देखिए और लाभ उठाइए। अगर मान लीजिए आप सो रहे हो या हाउसवाइफ हो, घर में काम कर रहे हो, तो आप ज़रूरी नहीं कि स्क्रीन पे देखें, आप उसको चला के बगल में साउंड फुल करके पास में रख सकते हैं। आप काम भी कर रहे हो या आप सोए हुए हो और आपको वो सुनाई देगा। मैं ऐसे इतना आपको बेहतरीन तरीके से व्याख्या करने की कोशिश करता हूँ कि ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए। तो आप ऐसे ऑडियो में भी लगा के सुन सकते हैं, आपको उतने ही फ़ायदे होंगे। अगर आप फ्री है तब तो हमेशा एकदम सामने से स्क्रीन सामने रख के देखें और नोट्स भी बनाते जाए। अगर कोई काम भी कर रहे हैं तो उस समय भी आप ऐसे पढ़ाई कर सकते हैं। और सच कहूँ तो सीखने का जितना भी मौका मिले ना, कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हर एक तरीके से सीखना चाहिए और सीखना एक आनंददायक प्रक्रिया हमेशा से होता है और होता रहेगा। और आपको बताओ कि आप UGC नेट पेपर 1 के मुश्किल टॉपिक को रिसर्च एप्टीट्यूड अनुसंधान अभिक्षमता हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिक्षमता हो गया, कम्युनिकेशन यानी संचार हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, और आपको बताओ पीपल एंड एनवायरनमेंट हो गया, ऐसे सारे कंप्यूटर हो गया। इन सारे मुश्किल और आसान टॉपिकों को, मतलब इन सब मुश्किल से मुश्किल टॉपिकों को एकदम आसान भाषा में वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, यानी कि UGC नेट पेपर 1 का प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, तो वहाँ भी हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाए। वहाँ आपको ढेरों ऐसे वीडियो मिल जाएंगे। और आप रिसर्च एप्टीट्यूड जैसे मुश्किल टॉपिकों का मैंने 10-10 पार्ट, मैंने 100 प्रश्न का बना रखा है वीडियो, वो आप एकदम आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा। आप जाइए, देखिए और लाभ उठाइए। और सबसे बड़ी बात, ये जो समय मिला है तो दोनों पेपर पे बराबर ध्यान दीजिए। दोनों पेपर पे, एक भी पेपर को, UGC नेट पेपर 1 और पेपर 2 किसी को इग्नोर नहीं कीजिए। बहुत सारे छात्र गलती करते हैं कि पेपर 1 को इग्नोर कर देते हैं, इस चक्कर में उनका JRF या नेट रुक जाता है। पेपर 1 में भी पेपर 1 के भी मार्क उतने ही महत्व रखते हैं जितने पेपर 2 के मार्क, क्योंकि दोनों के मार्क का समान महत्व है। इसी परिप्रेक्ष्य में दोनों पेपर पर बराबर ध्यान दीजिए। तो आपको अंत में ये कहना चाहूँगा कि इस बार आप सभी लोग अपना JRF 100% फिक्स कर ही ले। कोरोना से युवाओं को खतरा बहुत कम है। घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। किसी को होता भी है तो युवा आसानी से ठीक हो जाते हैं, इसलिए नियमों का ख्याल रखिए, घर में रह के पढ़ाई कीजिए। और वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें
शेयर करें, और कुछ सुझाव हो तो उसको कमेंट बॉक्स में जाइए, लिखिए, कुछ प्रश्न है तो वो पूछिए। और जो लोग अब चैनल पे पहली बार ये वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और वो सब्सक्रिप्शन लाल वाला बटन है इतनी ज़ोर से दबाए कि सब्सक्रिप्शन की आवाज़ यहाँ तक मेरे कानों में आए, समझे। और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आपको पेपर 1 तथा पेपर 2 दोनों की वीडियो एकदम आसान भाषा में मिल सके। तो अपने प्रसिद्ध नारे के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। अब की बार JRF परिवार। धन्यवाद।